आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के तत्वाधान में वीडियो क्लासेज में कक्षा सप्तमी पाठ 1 समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा नाम दिनेश कुमार दवे, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक फलोदी। आज हम सभी वीडियो क्लासेज में आए हुए सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। समानता के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य तत्वों के बारे में हम जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों के शांतिपूर्वक समाधान, समानता तथा न्याय के बारे में जानकारी लेंगे। लोकतंत्र भारत की एक प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र में सबसे पहले मताधिकार की समानता आती है। मताधिकार यानी अपना मत देना यानी भारत के सभी लोगों को अपने मतदान देने का अधिकार है। पहले समय 21 वर्ष की आयु में अपना मत देने का अधिकार था। आज के समय 19 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त होता है। मतदान में कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, रंग, रूप, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी लोगों को अपना मत देने का अधिकार है। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है वो अपना मत दे सकते हैं। देने से पूर्व ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना जो अपने लिए योग्य है। ऐसे व्यक्तियों को वोट देकर उन्हें जीताकर आगे भेजने के लिए अपने मतदान की कार्य प्रणाली में समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें वैश्विक मताधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक में समानता में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में समानता में विचारों पर आधारित है। जिसमें पुरुषों की आर्थिक, सामाजिक तथा स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, जाति भेदभाव की बराबर से उठकर सभी लोग एक मत अपने वोट देने का अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इस कहानी में सबसे पहले एक घटना दी गई है। एक कांता नाम की औरत है जो किसी के घर पर सफाई का काम करती है और वो भी वोट देने के लिए अपने मालिक से छुट्टी लेकर वोट देने के लिए आई। वो भी अपनी पंक्ति में खड़ी थी और अपने समानता अधिकार, अपने मत के अधिकार के लिए बड़ी खुशी से देख रही थी। कुछ ही देर में उसने पीछे देखा कि उसी के ही मालिक वो भी इस पंक्ति में खड़े हैं, वो भी वोट देने के लिए आए। मगर मत देने का अधिकार सबको है। सेठ अपने वोट के अधिकारों का उपयोग करेगा और कांता है वो अपने वोट के अधिकारों का उपयोग करेगी। कांता मतदान के लिए खड़ी इंतजार कर ही रही थी। तभी कांता को याद आया कि मेरी बेटी है जिसको बुखार आ चुका है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए मालिक से छुट्टी लेनी है, उनसे पैसे भी मांगने हैं। मगर मांगूं कैसे, क्योंकि मालिक की बेटी को भी बुखार आया है। वो भी अपने बच्ची को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे। पहले वो दिखा कर आए, उसके बाद उनका समय देखकर मैं उनसे बातचीत करूंगी। मगर यह एक तरह से असमानता है। यानी अधिकार तो समानता के दिया हुआ है, इस प्रकार हमें असमानता नज़र आती है। इस असमानता को नज़र आने के लिए कई प्रकार भारत में असमानता प्रचलित है, जिसमें कि जातिगत व्यवस्था, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक रहता है तो वह बहुत तीव्र गति से जान लेता है। ऊंच नीच, भेदभाव, जाति के आधार पर वह जल्दी सीख लेता है। यदि कोई बालक शहरों में रहते हैं तो वह थोड़ा देरी से सीखते हैं, क्योंकि शहरों में इस प्रकार की ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव नहीं होते हैं। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं होते। वहाँ समाचार पत्र में विज्ञापन के कॉलम में देखें तो भी पता लगेगा। उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, मगर जातिगत जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे जाएंगे तो एक दलित शब्द आता है। दलित शब्द का अर्थ होता है कि नीचे कही जाने वाली जाति वाले लोग जो स्वयं को अपने आप को दलित से नाम से संबोधित करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल अपने दलित संकेत के लिए वो करते हैं, जिसमें उनको वो बताते हैं कि शुरू से हमारे साथ भेदभाव हुआ है, आज भी हमारे साथ भेदभाव ही हो रहा है। इसी दलित वर्ग में ही एक 1950 से लेकर
2013 तक में एक लेखक हुए, दलित लेखक, जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वह अपने बाल्यकाल की घटना बताते हैं, जिस घटना में उन्होंने बताया कि अपनी आत्मकथा जो लिखी है, जो जूठन नाम की एक पुस्तक में, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था, तो विद्यालय में पढ़ने के लिए मुझे सबसे अंत में बैठना पड़ता था, और कभी तो दरी मिलती और कभी तक मेरा नंबर आता तब तक दरी समाप्त हो जाती। मुझे कक्षा में सबके पीछे कोने में अकेले नीचे बैठना पड़ता था। फिर भी मैं वहाँ पढ़ता रहता, अपनी कक्षा में ध्यान रखता, और लिखते समय कई बार शामपट पर मुझे दिखाई देता और कई बार मुझे शामपट पर लिखी हुई सामग्री दिखाई नहीं देती। फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता था। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता था तो मेरी कक्षा लगी हुई थी, तभी स्कूल के प्रधानाचार्य जी आए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये लंबा चौड़ा जो मैदान बाहर दिखाई दे रहा है, इस मैदान की सफाई करनी है, आपको इस मैदान में झाड़ू लगाने हैं। तो मैं झाड़ू लगाने के लिए तैयार हुआ, तो साफ़ करने के लिए मेरी कमर में दर्द होने लग गया, मगर वह मैदान बहुत बड़ा था, जिसमें धूल से मेरा चेहरा भर गया, मेरे मुंह में मिट्टी घुस गई। मैं कक्षा में, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे थे, परंतु मैं वहाँ उस मैदान में झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर साहब जी अपने कक्ष में बैठे हुए मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे, मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं। पानी पीने तक की मुझे इजाज़त नहीं थी, मुझे लगातार काम करना पड़ रहा था। मेरे साथी लोग पीछे से बार बार मुझे देख रहे थे, खिड़की से झांक रहे थे कि ये बालक काम कर रहा है, हम सभी पढ़ रहे हैं, खेल का मैदान में झाड़ू लगा रहे हैं, अभी तक इसे झाड़ू से साफ नहीं हुआ। वो लगातार कई दिनों तक काम करता रहा, कभी भी उसने घर जाकर भी नहीं बताया। एक दिन वह झाड़ू लगा ही रहा था तो रास्ते से गुजरते उसके पिताजी ने उसे देख लिया। उसे देखते ही उनको बड़ा गुस्सा आया, साहसपूर्वक विद्यालय में गए और जाकर अपने बेटे का, ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर वहाँ जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे उनको कहा, मास्टर साहब मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा है, यहाँ झाड़ू लगाने के लिए नहीं। यदि आप पढ़ा नहीं सकते, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत से मदरसे हैं, वहाँ भेजकर मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। इस प्रकार के भाव उन्होंने उजागर किए, तो भी उन उजागर भावों को भी देखकर वो ठीक से नहीं सका। दूसरी घटना उसमें और आती है, जिस घटना पर आधारित भारत में एक बहुत बड़ा शहर था, जिसमें अधिकांश लोग सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, जिसमें इस कहानी के आधार पर डॉक्टर अंसारी अपने दंपति जीवन के साथ जीते हुए उस शहर में जाते हैं। शहर में वह रहने के लिए उनकी समस्या रहती है, तो वह एक किराए का मकान ढूंढते हैं। किराए का मकान ढूंढने के लिए वो बार बार इधर उधर घूमते, कोई मकान मिलता नहीं, मकान के लिए परेशान हो जाते हैं। तब वह एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं कि भाई साहब हमें एक किराए का मकान चाहिए, आप हमें मकान दिलाइए। तो उनको पूछा आप क्या नाम है, तो उन्होंने दंपति ने अपना नाम बताया, डॉक्टर अंसारी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मकान दिलाता हूँ। और मकान के लिए कई मोहल्ले में गए, इधर उधर घूमे, कोई मकान मिला नहीं। और नहीं मिलने के बाद में एक बड़ी मुश्किल से मकान मिला। मकान मालिक से बातचीत की और जो उन्होंने मकान का किराया मांगा था वो भी देने के लिए वो तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको देंगे। फिर उन्होंने पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बेहिचक अपना नाम डॉक्टर अंसारी बताया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मकान अभी ये खाली नहीं है और मेरे जो दूसरे मकान में भी किराएदार लोग रहते हैं वो मांसाहारी नहीं है, मांस नहीं खाते हैं, इसीलिए हम आपको ये मकान किराए पर नहीं दे सकते थे। ये सुनकर डॉक्टर अंसारी और उसके साथ में प्रॉपर्टी डीलर था खड़ा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी मकान देने की बात हुई थी, अब कह रहे हैं मकान नहीं दे सकते और मांस खाने के कारण हम मांसाहारी लोगों को मकान नहीं सकते। ये बात सुनी बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उनके पास के मकान से एक मछली पकाने की गंध आने लगी। तो उनको लगा कि मकान मालिक हमें मकान नहीं देना चाहता, हमारी जाति व्यवस्था को देखकर ये मुझे मकान देना नहीं चाहता। इसी समय प्रॉपर्टी डीलर ने दूसरे मकान और दिखाए उसी मोहल्ले सभी लोगों ने इसी प्रकार से बहाने बनाकर कहा हम आपको मकान नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं रहता। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा
कि दंपति अगर डॉक्टर अंसारी साहब आप ऐसा करो कि अपना नाम बदल दो, आपका नाम कुमार रख दो और श्रीमती कुमारी रख दो, जिससे कि आपको मकान मिल जाएगा। उन्होंने का नाम बदलने से हमें मकान नहीं चाहिए, हम अपना मौजूद वही रखेंगे जो हमारा नाम है। कई समय तक वो घूमते रही और कई समय दिनों के बाद, करीब 2 महीनों के बाद उन्हें जाता हुआ एक मकान मिला, जिसमें एक महिला मकान देने के लिए तैयार होगी। कहने का तात्पर्य है कि अधिकारों में तो है समानता का अधिकार, मगर वास्तविक जीवन में अभी भी ऊंच नीच भेदभाव जाति वर्ग रंग रूप के साथ किया जाता है। कई भी लोग इस प्रकार की भेदभाव रखते हैं जिसमें असमानता दिखाई देती है। लोग भेदभाव करने वाले बहुत कम हैं। शहर में भेदभाव की भावना बहुत कम होगी, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उच्च स्तर पर भेदभाव रखा जाता है। अधिकार मिलने के बाद में भी भेदभाव मिल रहा है। ये न जाने कब खत्म होगा, कब एकता का भाव जगेगा।